हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, नून लीग के अंदर इख्तिलाफात की खबरें गर्म हैं। खबर ये आई कि पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ के बिना पर शाहिद खाकन अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वजह क्या बनी, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ ज़राए से सुनने में ये आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन की तारीख आज रात तक या कल अनाउंस हो जाएगी। अलबत्ता पंजाब के इलेक्शंस पर डेडलॉक बरकरार है। आपसे कुछ देर पहले वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे थे इमरान खान भी, उन्होंने कहा कि 90 रोज़ में अगर इंतखाबात ना करवाए गए तो आइन शिकनी तस्वुर किया जाएगा इस बात को। अच्छा, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं। इमरान खान ने आज सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उसमें हमारे सीनियर तजियाकार ओरिया मकबूल जान साहब भी मौजूद थे। तो ओरिया साहब, कैसी रही आपकी मुलाकात, क्या गुफ्तगू हुई आपकी? देखिए, एक तो इमरान खान के बारे में एक बात बताऊँ मैं आपको कि मैंने इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाला आदमी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ और लोग भी हमारे साथ होते थे, ये चीज़ें सारी धमाके बाकी चीज़ें हम सब देखते रहे हैं, लेकिन जिस तरह के ऑर्डील से इमरान खान इस वक्त गुजर रहा है, ख़ास तौर पे वज़ीराबाद के उस कातलाना हमले के बाद मैंने बड़े बड़े लोगों की नर्व्स जो हैं ब्रेक होते देखी। आप खुद सोचें कि आज भी वो प्रॉपरली उसकी जो था को कहते थे कि तो एक जिसे कहते हैं सेंटीमीटर्स का फासला रह गया उसका, वो हड्डी का आपस में, जिसकी वजह से वो एक चीज़ स्टैंडर्ड है। दूसरा, पाकिस्तान की तमाम एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया और बाकी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उसके लिए जिसे कहते हैं एक जिसे बंद गली में उसको खड़ा कर दिया गया। एक अपने उसमें कैद, सिर्फ उसकी आउटलेट यही है कि वो टीवी के अंदर आके गुफ्तगू कर लेता है, या हम लोगों के साथ या कभी मुलाकात हो गई या किसी और लोगों के साथ मुलाकात हो गई। बाहर उसके दीवाने फरजाने इस तरह बैठे हुए थे जिसका आप तस्वर नहीं कर सकते, कि जो कट मरने के लिए तैयार, वहाँ माजूर लोग भी बैठे हुए थे। लेकिन मसला सारा यह है कि अपनी स्पिरिट्स के अंदर ये, मतलब आप खुद सोचें कि एक छोटा सा उसने बयान दिया था आसद जरदारी ने कि होशियार होशियार होशियार, तुम 3 साल के लिए आते हो, हम ये कर देंगे, और जब जरा सा पेच मरोड़ा गया तो छोड़ के भाग गए। नवाज शरीफ 2 दफा इस सारी सूरत हाल के अंदर आया, और आप अंदाजा करें कि बिल क्लिंटन ऑन रिकॉर्ड है, और उसका जो इंटरव्यू जो है उसका क्या नाम है, शौकत अजीज का, वो भी ऑन रिकॉर्ड है कि बाखास तौर पे बाकायदा उससे वादा लिया गया था कि कारगिल के जो मामला है, मैं आ गया हूँ, मैं 20 बच्चों को साथ लेकर यहाँ आ गया हूँ और मेरी जान बख्शी कराना। और बिल क्लिंटन ने कहा कि मैं ख़ास तौर पे इंडिया के दौरे से आते हुए वापसी पे इसलिए रुका था कि नवाज शरीफ की जान बख्शी करवाऊं, और उसकी मौत की सज़ा को कम करवाया गया पहले, और फिर उसके बाद उसको कहा गया कि उसको जिसे कहते हैं कतरी, और वो एक जो रफ़ीक हरीरी का बेटा जो था साद हरीरी, उसको मिला के उसको बाहर निकाला गया। फिर दूसरी दफ़ा जब नवाज शरीफ का मसला आया, उस वक़्त भी उन्होंने वापस जाने की ठानी, प्लेटलेट्स थे या फिर कुछ भी थे। लेकिन एक कमाल की बात मैं आज वाकई तारीफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक आदमी की जो कि आपको इस तरह की सूरत हाल में आप उसको मिले, कि आप खुद सोचें कि 2 दफा ऐसा हुआ है कि उस बंदे की जिसे कहते हैं जिंदगी मौत का मसला आ गया था। पहले था जब 2013 में गिरा, बिल्कुल उसको क्रॉमवेल याद नहीं आया, उसकी सर्जरी सिर्फ 2 पाकिस्तान के अलावा 2 मुल्कों में नहीं होती, जैसे मरियम नवाज की सर्जरी होती है, कि दुनिया में सिर्फ दर्जी 2 जगह पे होती है, यानी क्वीन ऑफ एलिजाबेथ से भी ऊपर होगी। क्वीन ऑफ एलिजाबेथ जो है वो कभी बाहर नहीं गई, क्वीन एलिजाबेथ जो थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है वो नहीं बाहर गई। तो पहली दफा भी शौकत खानम में इलाज हुआ, और आप सोचें कि जिस ऊंचाई से वो शख्स गिरा था, मैं कभी कभी सोचता हूँ, उस दिन में जब पहली दफा दोबारा जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि देखें अल्लाह ताला अजीब व गरीब काम लेना शायद चाहता है मुझसे, या कुछ मेरे साथ इतनी इनायात हैं कि अगर वो अंदर ब्लीड कर जाता तो पैरालिसिस था और सारी जिंदगी के लिए एक शख्स जो है नाकारा हो जाता, लेकिन वो बाहर ब्लीड कर गया वो, और उसको जो थे अल्लाह को 3 मोहरे जो थे उनके ज़ाया हो गए थे, उसको वो बाद में उन्होंने रिपेयर किए, सब कुछ किया, हर चीज़। अभी भी वो कह रहे थे कि अभी भी अगर वो हड्डी के अंदर वो कील लगाए तो उसके लिए बड़ा मसला हो सकता है। तभी एक तो ये बड़ी अहम चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इमरान खान से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने की है वो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम। एक तो बात वही पहले वाली कि उसने कहा कि मुझे पता चल गया था कि ये सारे का सारा जो है, हर बात है, लोग आते हैं जाते हैं, बताते हैं, खबर देते हैं। तो अब आसद जरदारी का मसला यह है कि आसद जरदारी की एक तारीख है। जुनेजो, कौन सा जुनेजो था जो जज था,
जिस बेचारे को कत्ल किया गया, उससे पहले और ठीक है आप निकल गए भाई, हम कहते हैं आप बिल्कुल बरी हैं, आप मासूम तरीन आदमी हैं। एक बिल्कुल आगाज़ में जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगा था, एक एयर होस्टेस का, मुझे याद अच्छी तरह, बिल्कुल शुरू में नौकरी में आए थे और वो उस पर इल्ज़ाम लगा था, फिर और बहुत सारे चीज़ें चल, आप निकल गए भाई, पाकिस्तान की अदालतों ने आपको बरी ज़िम्मा करार दे दिया। लेकिन केस जो किया है उन्होंने, वो किया है इमरान खान पे हद तक इज्जत का। मैं एक लॉयर की हैसियत से बताता हूं हद तक इज्जत का कानून है क्या। पहले आपको यह वहां पर अदालत में साबित करना पड़ता है कि मेरी कोई इज्जत है। इसके ऊपर मैं मशहूर बताता हूं आपको नूरजहां का और नजर मोहम्मद का केस। अच्छा, नूरजहां ने नजर मोहम्मद क्रिकेट के बारे में खबरें छपी थी कि नूरजहां जो है एक बहुत बड़ी सिंगर जो है वो पकड़ी गई है नजर मोहम्मद क्रिकेट के साथ। अच्छा, तो वो उन्होंने जाके एक बहुत बड़े वकील, अभी भी जिंदा है वो वकील, उनसे कहा कि मेरा केस करे, लड़े। आप बुजुर्ग हो गए अब। उन्होंने कहा पहले तो आप ये बात है कि आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये वाकई आपकी थी, जब आप केस करेंगे तो कहेंगे आप हैं। अच्छा, और कहते नहीं लोग समझ रहे हैं कि मैं हूँ और मेरी एक इज्जत है। तो उसने कहा दूसरा ये है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी कोई इज्जत है। अच्छा, जब आपको पहले प्रूव कर देंगे, और जरदारी साहब की गुज़श्ता तकरीबन 1988 ऑनवर्ड मिस्टर 10% से लेके चलते चलते जो इज्जत है वो तो अखबारों, खबरों, टीवी प्रोग्रामों और चीज़ों में बहुत दुनिया के सामने आपको बताई जा सकती है। वो तो ठीक है औरिया साहब, लेकिन इमरान खान के पास क्योंकि आज आपकी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ गुफ्तगू में बताया कि क्या उनके पास सबूत मौजूद हैं इस बात के जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आसिफ अली जरदारी के ऊपर, क्योंकि सबूत तो फिर उनको भी देना पड़ेगा ना। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड के लिए कही है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा। लेकिन हमें भी अंदाजा है चीज़ों का। दूसरी चीज़ मैं एक और बताऊँ आपको कि एक उस पर लोगों ने इतराज किया कि आपने फौरी तौर पे कह दिया, इसमें कह दिया अपना तमलियाँ तोड़ दी। हाँ। तो उसने बड़ी मन थी, उसने कहा जो 6 महीने बाद होना था वो अभी हो गया। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर बात है करना तो यही था, मुझसे नकवी नहीं आना था, आज आ गया, पहले आ गया। तो हम वक्त से पहले तैयार भी हो गए। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैंने गवर्नमेंट को बंद गली में पहुंचा दिया है, अब इनके पास इलेक्शन के अलावा चाराकार कोई नहीं। तो इस तरह की चीजें थी। और भी तालिबान के हवाले से भी जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की उनका पुराना व्यू है वही बताते रहे। क्या चल नून लीग के अंदर? हमने तो सुना था कि मरीम नवाज के वापस आने के बाद मुनज़्ज़म होगी पार्टी, ऑर्गेनाइज होगी, लेकिन यहाँ तो अंदरूनी खलफशार की खबरें गर्म है। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के जानिब से इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफ़े की खबरें भी गर्म थी, तो इख्तिलाफात हैं क्या लगता है आपको? बिल्कुल इख्तिलाफात हैं, बल्कि मुझे पता चला है कि खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को फ़ोन करके कहा कि बड़ा अफसोस लगा मुझे जब आपने सीनियर लोगों को आपकी पार्टी में पास ओवर करके ये नौकरी आपने एज चीफ ऑर्गेनाइजर आपने अपनी बेटी को दे दिया। अच्छा। और फ्रैंकली वो कहने लगा कि उसका तरीका है जो काम करने का, माफ़ करिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर ये होगा अगर इस पार्टी के जो ऑब्जेक्शंस हैं और इन पार्टी के लोगों को जो एतराज़ है अगर आप दूर करना चाहते हैं आप वापस आएं और हमें लीड करें, इसलिए कि अगर ये मौरूसी पॉलिटिक्स अगर चलना है तो मैं इसमें शरीक नहीं हो सकता। वो सुना है कि वो कह दिया था कि मैं जा रहा हूँ। और उसने एक और चीज़ कहा, कहने लगा देखो जिस तरीके से मिफ्ता को निकाला है आपने ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मिफ्ता को आपने ह्यूमिलिएट किया है। और मिफ्ता का कसूर क्या है? बड़ा क्वालिफाइड आदमी है, वॉर्टन्स बिजनेस स्कूल गया है। मैं नहीं समझता कोई और है इस कैबिनेट में जो वॉर्टन बिजनेस स्कूल गया होगा, और वॉर्टन बिजनेस स्कूल मशहूर है, बड़ा मुश्किल है उसके दाखिल लेने के लिए। अच्छा। तो वो तो ये एक अकाउंटेंट इसाकदार से बहुत ज्यादा होशियार है। और देखिए हो क्या रहा है PNM नून के साथ। म्यूनिसिपल वर्कर्स जो हैं नून के वो खुला कह रहे हैं कि हम तो PTI के लिए वोट करें, इसलिए कि ये जो महंगाई हुआ है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वो नहीं कर सकते ऐसे पार्टी के लिए काम जो उनके जो खुद कॉलीग्स और उनके नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनको क्या वो देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं क्या हो रहा है उनको। तो कहते हैं हमने वोट नहीं किया आपके लिए, बल्कि हमने उनको बताना पड़ा कि हम जाके उसके लिए वोट कर रहे हैं।
तो ये आई एम सॉरी, ये गवर्नर्स माय गॉड, मैं बाद में शायद आप आएंगे, ये गवर्नर्स ने क्या किया है। जी जी जी, इलेक्शन हम करेंगे। गवर्नर्स ने कहा है जी, बिल्कुल ठीक है। ये मैं कह रहा हूं, तो ये बिल्कुल, और ये जो एक मैं एक जमाने में कहता था एक फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया है नून में। हाँ, मेरे ख्याल में खाकान अब्बासी ने पहला स्टेप लिया है, जो चौधरी निसार इससे पहले लिया था। चौधरी निसार, और अगर ये दोनों मिल जाएं तो काफी हद तक इनका नुकसान हो सकता है पार्टी का। अच्छा, और ये साहब आपको लगता है कि ये दोनों मिल सकते हैं और उसके बाद कोई नुकसान हो सकता है नून लीग को? देखिए, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, ये तीनों पार्टीज हैं, फजल रहमान को अभी निकाल दे फिलहाल तो उसके और तरह का है, ये दोनों पार्टियां जो हैं ये हैं इलेक्टेबल्स की बुनियाद पे चलती हैं। जिस तरफ इलेक्टेबल ज़्यादा हो जाएंगे, इनकी पार्टी की पोजीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स पे बेस करते हैं, ना तो कोई आइडियोलॉजी है नवाज शरीफ साहब की और ना जरदारी साहब की कोई आइडियोलॉजी। दोनों अपने अपने हिसाब से एक रूटीन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस रूटीन के अंदर यह था कि कितने लोगों को अपने साथ मिलाते हैं। इनमें ज़ाहिर बात है हम तरीन लोग जो थे वो चौधरी निसार अली खान और शाहिद खाकान अब्बासी, अगरचे कि शाहिद खाकान अब्बासी की अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, वहाँ से वो इलेक्शन हार गए थे और उन्हें हमजा शहबाज की सीट जो थी वो खाली करवा के लाहौर वाली, उसके ऊपर उनको इलेक्शन लड़वा के वॉल सिटी से जिताया गया था। अब वॉल सिटी का कोई शख्स जो है वो उनको जानता तक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक आदमी के करैक्टर की दाद देनी चाहिए कि उस शख्स ने उस वक्त नवाज शरीफ के लिए जेल काटी जब वो एविएशन का मिनिस्टर था। आपको याद होगा कि उन चंद लोग जो कि उस हाईजैकिंग केस के अंदर जेल में गए थे, उनमें से शाहिद खाकान अब्बासी भी था। सही। शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद जो थे खाकान अब्बासी, वो नून लीग के बड़े पुराने वो लोगों में थे जिन्होंने ज़ियाउल हक के साथ अपनी वफादारी निभाना शुरू की थी, जिनमें से राजा जफर हक और ये और दूसरी चीज़ें। अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने अपनी अहद वफा निभाने की कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ ने तो कभी जिंदगी में किसी शख्स के साथ अहद वफा निभाया ही नहीं। नवाज शरीफ साहब जो थे ये जुनेजो जो थी गवर्नमेंट के साथ थे और जुनेजो गवर्नमेंट का खुद उन्होंने धड़न तख्ता किया था। इनका अपना वजीर आजम था, इनका पार्टी का हेड था। जिस वक्त उसकी गवर्नमेंट जो थी वो ज़ियाउल हक ने ख़त्म की, तो उस वक्त चाहिए तो ये था कि नवाज शरीफ साहब भी बाहर आ जाते, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह कि बलूचिस्तान में तो जाम साहब होते थे, जाम साहब तो नहीं आए, उसी तरह और लोग भी नहीं आए, सिंध वाला भी नहीं आया, लेकिन पंजाब में नवाज शरीफ साहब ने अपने ही वजीर आजम की पार्टी को डिसमिस करने के बावजूद केयर टेकर वजीर आजम जो है पंजाब का ओहदा रखा और फिर वो जीत के सामने आए और उसके बाद वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी बने। सही। इस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़े कन्वेंशन के अंदर बाकायदा एक साजिश करके उसको पार्टी के हेड से हटाया गया। और आपको याद होगा कि 92 में बाकायदा इनके साथ जो लोगों ने एग्री कर लिया था कि हम गुलाम मुस्तफा जतोई को हम सरबराह बनाएंगे, लेकिन इन्होंने एक और पूरा मनूवर किया। और मुझे याद है अच्छी तरह कि जतोई साहब ने कहा कि मैं वहाँ से ट्रेन से आ रहा था तो जब मुल्तान पहुँचा तो मुल्तान के जो रेलवे स्टेशन था उस पर नारे लग रहे थे कि वजीर आज़म नवाज शरीफ, तो मैंने टिकट कटवाया और वापस चला गया। अच्छा। जावेद हाशमी के साथ जो उन्होंने किया, और जावेद हाशमी जिस तरह बुरी हालात के अंदर है, आप खुद सोचें कि जितनी मार जावेद हाशमी ने खाई है और जिस तरह की जेल उसने काटी है, बिल्कुल शुरू में जब उसने वो ख़त तकसीम किया था अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, जो कहते कि लोगों ने दिया हुआ है, वो तो तकसीम किया था पार्लियामेंट्री लॉ, जिसमें उनको उठा के ले गए थे। अच्छा। तो जावेद हाशमी को बाकायदा वहाँ रखा, उनकी उसकी बेचारे की कमर तक जो है वो नीली हो गई कि उसको बर्फ़ की सिल पे सलाया जाता था। लेकिन जावेद हाशमी की सूरत हाल ये है कि जब इनको असेंबली बनी तो इन्होंने कहा हाँ जावेद हाशमी के पीछे लोग लग रहे हैं, ये बागी बनता जा रहा है, ये मशहूर हो रहा है। तो नवाज शरीफ तो उसके बाद फौरन उन्होंने वहाँ निसार अली खान को हेड लगा दिया। अच्छा। और निसार अली खान अपोजिशन लीडर बन गया और वही लीडर बना। इसके ऊपर आप देखें उनको स्ट्रोक हो गया। कभी आप जावेद हाशमी को देखें बेचारा, फिर जहाँ पीटीआई वहाँ गया, पीटीआई में गया, पीटीआई के अंदर उसने बाकायदा इन लोगों का साथ देने की कोशिश की और इमरान खान को उस वक्त डिच किया कि जिस वक्त उसको बहुत उसकी ज़रूरत थी, लेकिन वो इस तरफ चलाया, उसके बावजूद भी आज उसका कोई नाम नहीं लेता। यही हालत जो थी निसार अली खान के साथ की गई कि निसार अली खान क्योंकि उभर रहा था, उसको वहाँ से ख़त्म। आप सोचें कि जिस तरह के हालात जो हैं वो उन्होंने अपने पैदा किए, वैसे ही हालात नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के फैमिली के आपस में अंदर हो चुके हैं। अच्छा। छोड़ दें बाकी लोगों को,
जेल किसने काटी? हमजा शहबाज ने काटी। बिल्कुल। पाक लाहौर के अंदर कौन था जो एमपीएस को साथ देके चलता था? हमजा शहबाज चलता था। किसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर नून लीग आगे बढ़ती थी? शहबाज शरीफ। यानी आप दोनों तरफ चीफ मिनिस्टरशिप अगर शहबाज शरीफ की निकाल दिए और जो उसने यहाँ काम लाहौर में किया और जिस तरह वो करता था, जेल रोड से शुरू हो जाए और शहबाज स्पीड और सारा कुछ जो उसकी एक बन गई थी, उसको निकाल दें तो आपके पल्ले में रह क्या जाता है? एक लाहौर से इस्लामाबाद तक की मोटरवे, उस मोटरवे में था ऐसा बेनजीर के जमाने में मुकम्मल हुआ था। तो उसके साथ भी आपने ये किया कि मरीम नवाज को लेके आ गए। आज शादिक खान अब्बासी ने जो कहा है और उसके अंदर उसने एक और बड़ी अहम बात की है जी, और वो शायद आप अगले मौजू में कहें। उसने कहा देखो, अगर आपने इस मुल्क को बचाना है और अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो आपको इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। कोई शख्स जो इलेक्शन के अलावा सोच रहा है वो इस मुल्क की तबाही का सोच रहा है। आप सोचें कि अगले उसमें बात करते हैं जी, जी। कि ईरान की पूरी पार्लियामेंट जो थी वो बम से उड़ा दी गई थी। 269 के लोग थे जो उसमें, आप तेहरान चले जाएं, हर सड़क जो उसके ऊपर ये शहीद दस्तगर्दी या शहीद फलाना उसके नाम पे रोड बनी हुई, कोई और रोड ऐसी नहीं जो शहीद के नाम के बगैर हो, लेकिन उन्होंने इलेक्शन करवा दिए थे। बेनजीर जब उसका वाकया हुआ है 27 को, इलेक्शन नजदीक थे, उन्होंने 15-20 दिन 30 दिन डिले किया था, लेकिन उस वक्त भी मुशर्रफ को मशवरा देने वाले मौजूद थे। और ये सब हम इस पे करते हैं बात के अमन और अमान की सूरत हाल को बहाना बना के इलेक्शन डिले होने की जो बातें हो रही हैं। अच्छा हिलाली साहब, इससे पहले मरीम नवाज जो है आज एक तकरीर करके गई हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि जी मेरे ओहदे पर बातें हो रही हैं, मैं ओहदों की मोहताज नहीं हूँ, अवाम की मोहब्बत मौरूसियत नहीं है, जमहूरियत है। तो आपको लगता है कि उनको ओहदा मिलने की वजह उनकी पॉपुलैरिटी ही है, जैसे कि वो खुद भी दावा कर रही हैं कि इमरान खान के मुकाबले में एक पॉपुलर लीडर मरीम नवाज को लेकर आया जाए, या फिर उनकी कारकर्दगी है, या फिर मौरूसियत ही है? क्या बात कर रहे हैं आप? आपने देखा नहीं है इन लोग कैसे फंक्शन करते हैं? शहबाज शरीफ जो इस बात पे शायद थोड़ा सा कम ये करता है, तवज्जो देता है, वो खुद हर बेटा उसका खड़ा हुआ है लाइन में। मैं सिर्फ ये आपको कहूँगा कि मुझे अच्छा लगा कि खान अब्बासी जो है ये वाकई पॉलिटिशियन है। जब उसको पूछा गया कि फवाद चौधरी का क्या हाल, कहता है बड़ा गलत हो रहा है फवाद चौधरी के साथ। वो अपोज करता है जो उसके साथ हो रहा है। और रियाज साहब ने कहा कि ये कह रहा है कि तुम कब तक डरोगे इलेक्शंस में। इन सो मेनी वर्ड्स उसने अपने पार्टी के सरबराह को कह दिया है। ये तुम्हारे पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। अवाम जो है तुम्हारे खिलाफ हो रहा है कि इसलिए कि दे एसोसिएट यू विदाउट के आप इलेक्शंस नहीं चाहते हैं। और बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। देखिए सबका, हमारे इनका भी होगा और यह साहब, मेरा भी एक दो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है सर्टेनली ऑफ नवाज शरीफ। अच्छा, मैं आपको बता सकता हूँ ये जिस तरीके से सिलेक्ट हुआ था जिया से क्यों सिलेक्ट हुआ, कैसे सिलेक्ट हुआ, कोई मान सकता है एक मिनट के लिए कि वो इसलिए सेलेक्ट हुआ कि ये एक पोटेंशियल ग्रेट लीडर था? ये तो कंप्लीटली रॉन्ग रीजंस के लिए सेलेक्ट हुआ है। और अब तो वाजे हो गया है इसके 20-30 साल में, नो एडमिनिस्ट्रेटिव, नथिंग टू डू विद मैनेजमेंट, वही फैमिली। ये एक आदमी का इसकी एकेडमिक रिकॉर्ड देख लें। What is it? इस पे what is outstanding के पाकिस्तान के कौम इसको 3 या 4 दफे प्राइम मिनिस्टर बनाया। What's outstanding? एक चीज आउटस्टैंडिंग है कि सब इलेक्शन रिग्ड हुए हैं। ये आउटस्टैंडिंग। छोड़ें जी, क्या बातें कर रहे हैं हमारे लीडर्स में। इस हालत में आप समझते हैं एक मिनट के लिए एक मुल्क हो सकता है without failure, without incompetence, without wrong leadership, without wrong selections? ऐसा हम पहुंच सकते हैं? Absolutely not. बिल्कुल ठीक है। इस वक्त सूरत हाल ये कि नून लीग की कारकर्दगी तो सवालात उठ ही रहे हैं, साथ साथ नेपोटिज्म पर भी सवालात उठ रहे हैं और ये सवालात अब पार्टी के अंदर से ही उठ रहे हैं। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का।
नाजरीन, पंजाब के इलेक्शंस पर डेडलॉक बरकरार है। अलबत्ता गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे ने इंतखाबात के इनेकाद की तारीख से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के ख़त के जवाब में कहा है कि आम इंतखाबात के इनेकाद से कबल अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारों की राय ली जाए और सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाए। तो ओरिया साहब, मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि इन सारे मामलात की यकीन दहानी हासिल करना क्या गवर्नर का काम है? गवर्नर साहब पर कुछ नहीं कह रहा, मेरा आखिरी वजीर थे हजरत, और बड़े शरीफ किस्म के वजीर थे। अच्छा। और नून लीग ने इस शरीफ आदमी को भी, मैं रिटायर इन्हीं के ज़माने में हुआ था, ठीक है, मतलब ये है कि अब इस शरीफ आदमी को भी नून लीग ने शायद लीड और रुस्वा करने का ठेका ले लिया। मुझे ये बताइए, कौन से आइन की किस दफ़ा में लिखा हुआ है कि आप जनाब स्टेक होल्डर्स को लें? स्टेक होल्डर नहीं मानेंगे तो आप इलेक्शन नहीं कराएंगे। पाकिस्तान में अगर सियासी पार्टियां सारी लिख के दे दें कि हम कल इलेक्शन नहीं करेंगे तो आप सियासी पार्टियों के बगैर इलेक्शन कराना आपका फर्ज है। अच्छा, एक भी सियासी पार्टी जो है अगर उसके अंदर शामिल नहीं होना चाहती, बाइकाट करती है, तब भी आपका फर्ज है कि आप इलेक्शन कराएंगे। आप वरना आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आप पे आर्टिकल 6 लगता है। यानी अजीबोगरीब मंतक है इनके। इससे बेहतर देखिए, केपीके में सबसे ज्यादा सूरत-ए-हाल केपीके में है, सबसे ज्यादा अमन अमान का मसला केपीके में है। गुज़श्ता तकरीबन 4-5 बल्कि 6 महीने से, जब से सालबान का सीज फायर खत्म हुआ है, आप सोच नहीं सकते लकी मरवत में, बन्नू में, वज़ीरिस्तान में, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में रोज कोई ना कोई वाक़या हो रहा होता है। ठीक, बिल्कुल। अब लेकिन पेशावर का जो वाक़या हुआ है ये कुछ छोटा वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है। उसके बावजूद भी केपीके गवर्नमेंट तो कहती है कि इलेक्शन करवाएंगे, और उन्होंने बकायदा मेरे ख्याल 16 अप्रैल के करीब को डेट भी इसकी उसके अंदर उन्होंने दे भी दी है। लेकिन वो आ जाएगी, हाँ जी, आ जाएगी मेरे ख्याल से, वो अभी आई नहीं है, आज उन्होंने करना है, लेकिन उनकी असेसमेंट है कि 16 अप्रैल हम डेट दे रहे हैं और उनका हम डेट दे देंगे। सही। अब आपको मुशाहिद हुसैन साहब ने खड़े होकर, नून लीग का बंदा है, सेनेटर है, उसने कहा भाई आप खत्म करो, इलेक्शंस कराओ, वरना आप मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाओ। कह रहे लूली लंगड़ी हुकूमत है ये, वो मुशाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये हुकूमत रखने से फायदा आपको क्या है? लूली लंगड़ी तो है। और दूसरा उन्होंने ये कहा इसके बारे में अपना शायद का खान अब्बासी ने आज कहा है कि आप इलेक्शन करवाओ, और रास्ता ही नहीं है। मैंने उनका जो हिस्सा है वो मैंने ट्वीट भी किया है। ये सुने थे, ये कर कह रहे हैं। असल मसला ये है कि जिस वक्त मुशर्रफ जो थे वो सबर से इक़दार थे तो बेनज़ीर का वाक़या हो गया 27। मैं उस वक्त इस्लामाबाद में ही था। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उस वक्त एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो मुशर्रफ को ये कह रही थी कि फ़ायदा उठाओ, ये बहुत अच्छा मौका है, आप इलेक्शन में डिले कर दो फौरन। लेकिन मसला ये था कि मसला बेनज़ीर का नहीं था, मसला था जरदारी का, और जरदारी जो था वो इंटरनेशनल कमिटमेंट लेके आया हुआ था। आपको शायद याद होगा कि मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि चौधरी शुजात ने बाकायदा अपनी किताब में लिखा है कि उससे वो जो खातून थी कॉन्डोलीसा राइस, वो उससे मिली और उसने कहा कि इलेक्शन फौरन करवा दो, और एक और बात को भी इंश्योर करो, अगर काफ लीग जीती तो हम उस इलेक्शन के रिजल्ट्स को नहीं मानेंगे। अच्छा, तो वो इलेक्शन जो थे वो खास तौर पे मुशर्रफ पे थोपे गए थे, वरना अगर मुशर्रफ वो वाला वाक़या करता और उसको डिले करने की कोशिश करता तो पाकिस्तान कभी क्राइसिस से न निकल पाता। आप खुद सोचें कि सिर्फ 3 या 4 दिन जो थे वो गुजरे हैं, जो अजीब व खौफनाक दिन गुजरे हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी नहीं आए। मैं बहावलपुर गया था उसके बाद, तो बहावलपुर के लोगों ने कहा तो एक खास वो जो इलाका उनका पॉश इलाका है कि वहाँ से लोग आए हैं और उस इलाके में घुसे हैं, उनको टीवी मिला, उन्होंने टीवी उठा लिया, उसको फ्रिज मिला, उन्होंने फ्रिज उठा लिया, और ऐसे लगा था कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक खुली छुट्टी मिल गई है कि जो मर्जी कर लो। कराची के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर क्या क्या कुछ नहीं हुआ। वो तो फिर जरदारी ने खुद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो पढ़ के सुनाई, वो क्या नाम है, विल उसकी, और फिर उसके बाद उसने कहा कि पाकिस्तान खपे, और पाकिस्तान खपे की वजह से जरदारी साहब पॉपुलर भी बहुत हुए कि देखें उन्होंने कॉम्प्रेसनों का जोर। तो आपके पास तो मार्जिन ही कोई नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं आप? आज उसकी तकरीर तो सुने वजीर खारजा की, उसकी अपना अमीर खान मुत्तकी की, जो उसने की है वहां पर। उसने कहा देखो बात सुनो, हम दोनों का दुश्मन एक है इस वक्त, जो हिरात में भी बम का धमाका करता है और यहां भी बम का धमाका करता है, वहां भी मस्जिद में नमाजियों को शहीद करता है, यहां भी नमाजियों को शहीद करता है। वहां भी सूरत हाल ऐसी है कि अब बारात के अंदर होता है, यहां भी बारात टारगेट हो रही है। ये दुश्मन कौन है?
और ये दुश्मन किस तरह की सूरत, इस दुश्मन के अंदर आप देखें कि उन्होंने किसी न किसी देखें उन्होंने उनका प्रोसेस चल रहा है ना कि नहीं चल रहा, वो जो भी है उनको लोकल बॉडी स्टेप पिछले इलेक्शन के चक्कर में उसको भी छोड़े। ईरान की मैं मिसाल देता हूँ, ईरान के अंदर उन्होंने इस सारी खौफनाक सूरत हाल के अंदर तब भी उन्होंने इलेक्शन करवा दी। बल्कि मैं एक और हैरान कुन बात आपको बताऊं जी, 1971 के बाद यहां भुट्टो की हुकूमत बन गई थी और वहां पर उसकी शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत बन गई थी। भुट्टो को सारी सियासी पार्टियां कहती थी तुम इलेक्शन करवाओ क्योंकि अब पाकिस्तान नया बन गया है, लेकिन भुट्टो इलेक्शन से खौफजदा था, उसने इलेक्शन नहीं करवाए। उसने कहा था नहीं, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यही सब कुछ है। मुजीबुर रहमान ने 3 महीने के बाद इलेक्शन करवा दिया। उसने कहा अब बांग्लादेश बन गया, हम इलेक्शन करवाते हैं, और इलेक्शन में चला गया। तो जो बंदा अवाम को, जिसको पता होता है कि मैं अवाम के अंदर जा सकता हूं और अवाम में से शर्मिंदगी नहीं होती, वो इलेक्शन करवाता है। पीडीएम की कोई एक जमात इस वक्त इस काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो इलेक्शन के अंदर अवाम का सामना कर सके। ये कैंपेन चलाने के काबिल नहीं, तभी तो ये भाग रहे हैं। और ये हम पहली दफ़ा ही देख रहे हैं इस तरह से कि सियासी जमातें जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिवली परसू कर रही होती हैं इलेक्शंस को, इस वक्त हम देख रहे हैं सियासी जमातें ही बैकफुट पर हैं। वो कह रही हैं इलेक्शंस तो होंगे में अभी टाइम लगेगा। हिलाली साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, क्यों हेजिटेंट हैं, क्यों अभी तक तारीख नहीं आ रही इलेक्शन की? देखिए, सीधी सादी बात यह है, जब आपको और मुझे, अगर हम दोनों को पता है कि अगर आज इलेक्शन हो तो शायद 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान ले जाएं, तो वो लोग जिनका काम है पोल रखना, जो लोग जिनका काम है प्रिडिक्ट करना और एज पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, क्या आप समझते हैं उनको नहीं पता है? जो आदमी डिले कर रहा है इलेक्शन, सिर्फ एक वजह है, ये गवर्नर साहब जो हैं, इसको तो कहा गया होगा तुम गवर्नर हो। क्या हम, गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू हु? अलवी। आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि इस किस्म का खत लिखो? मान ही नहीं सकता। ये गवर्नर जब ओहदा लिया है, इसको बताया गया है कि तुम क्यों बन रहे हो, कौन बना रहा है, और सुनो हमारी बात। और वो वादा वो सही, वही एक्सेप्टेड। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस किस्म के खत लिखा जाए। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन भाई, तुम खुद अमेंड कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन चलते चलते, कि इससे पूछो उससे पूछो। उन्होंने तो नहीं कहा, तुम कौन होते हो क्या करने के लिए? नॉट एट ऑल। दूसरी बात यह है कि आपको फिर पता भी है कि हमारे पॉलिटिक्स में परफोर्स हाथ है लोगों का। मैं नहीं कहता ओनली एस्टैब्लिशमेंट, मैं कुछ और कहता है। एस्टैब्लिशमेंट का अगर मतलब है इंक्लूडिंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग फेडरल सेक्रेटरीज, इंक्लूडिंग गवर्नर्स अपॉइंटेड सेपरेटली, not by only by as a result of the armed forces saying he should be। तो आप देखिए ये बेनज़ीर के साथ क्या हुआ था 88 में। वो तो सीधी सादी बात उसको कही गया था। कौन, किसने कहा था? गुलाम इसाक ने कहा था। क्या कहा था? कहता बनना चाहती हो प्राइम मिनिस्टर, इलेक्ट होके तो तुम आ गई हो, और हमने माने कि ठीक है इलेक्शन जनरली इट वाज फेयर। मगर ये पाकिस्तान का जो मसला है, इट्स बियॉन्ड यू, तुम नहीं कोप कर सकती, और हम चाहते हैं कि तुम आओ, मगर तुम्हें सीखना पड़ेगा। क्या सीखोगी? तुम्हें सीखना ये पड़ेगा कि तुम फॉरेन मिनिस्टर तुम्हारा नहीं होगा, हमारा होगा साहिबजादा याकूब। फाइनेंस मिनिस्टर तुम्हारा नहीं होगा, हमारा बंदा होगा। और गुलाम इसाक खुद कि आई विल पर्सनली सी फाइनेंस का पोर्टफोलियो। 4 पॉलिसीज हैं, कश्मीर, हिंदुस्तान, न्यूक्लियर और इंडिया, जिस पे तुम्हारा लास्ट वर्ड नहीं होगा, वो भी हम लोगों का होगा, हमारा होगा। तो मान गई हो? उसने कहा कि भाई यही एक तरीका है जो मैं हाँ कह सकती हूँ, तो मैं मान गई हूँ, आ गई। अच्छा। तो और बाय द वे सीखा उसने, और उसके बाद उसने काफी हद तक, खास तौर फॉरेन पॉलिसी फील्ड में, शी मास्टर्ड इट। दूसरी बात यह है कि जब इस किस्म के आप देखेंगे, एक वीकनेस होता है एक लीडर का, जब उसको पता होता है, सबको पता है कि मैं क्यों बनी हूं या मैं क्यों बनाऊं। जब उनको पता होता है, एक किस्म का कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है उनका। अच्छा। वो कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है कि जो आदमी आता है एस्टैब्लिशमेंट सा, उससे वो
पैनिकी हो जाते हैं, नीडलेस पैनिकी हो जाता है, इसलिए कि वो जो आदमी आया है आपसे बात करने के लिए बेशक एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हो, मगर वो भी पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, वो भी चाहता है कि आप खास तौर आप कामयाब हो, वो नहीं चाहता आपको कि पैर खींचने और निकालें। ये इमरान खान बिल्कुल सही कह रहा है। आखिर बहुत लोग कहते हैं कि इमरान खान को तो बाजवा ने इलेक्ट करवाया, बहुत लोग कहते हैं, तो अगर उसने इलेक्ट कराया, ये तो डजंट मेक सेंस कि वो पहले दिन से आपको, और इमरान एडमिट्स, कहता है वी वर ऑलवेज ऑन वन पेज। तो इसका मतलब ये है कि कलेक्टिवली वो चाहते थे कि ये कामयाब हो। हमें फिर पता है क्या हो गया एंड व्हाई दे फेल आउट। मगर अनफॉर्चुनेटली एज अ जो एक आदमी जैसे हमारे तरह सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जब हम ये देखते हैं बड़ी अफसोस की बात लेती है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं जी। मुझे एक दिन बीबी बुलाती है और कहती है कि जाके आर्मी चीफ को कहो कि वो डिफेंस कॉलेज में जाके ही शुड नॉट स्पीक अबाउट थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी, और वो क्यों अच्छी बात है। मैंने कहा क्या कह रही हैं आप, तो आपका तो पूरा मकसद ही ये है कि डेमोक्रेसी थर्ड वर्ल्ड में चल सकता है, वो कह रहा है, आर्मी चीफ कह रहा है, तो आप तो बड़ी यू शुड बी प्लीज। कहती है नहीं, उसका काम है नेशन को गार्ड करना, फ्रंटियर्स को गार्ड करना, ऐसी बात नहीं करना। मैंने कहा कि मैं गया हूं नेशनल डिफेंस कॉलेज, आई बीन अ मेंबर, I've even been on the directing staff। मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत बड़ा ओकेजन है, फॉरेन डिप्लोमेट्स भी आएंगे, फॉरेन अटैचेज भी आएंगे, ही कैन नॉट जस्ट गो एंड कैंसिल और चेंज द सब्जेक्ट। कहती है तो लगता है ऐसा है कि तुम जफर तुम ये असाइनमेंट नहीं कैरी आउट कर सकते हो। अच्छा। मैंने कहा मैंने नहीं किया कि नहीं, मैंने कहा कि आई डोंट थिंक इट शुड बी देयर। तो कहती है नहीं उसको बुलाओ। तो फिर वो एक और सेक्रेटरी को बुलाई डिफेंस का, उन्होंने फिर उसको कुछ कहा, खैर वो अलग बात है क्या हुआ उसके साथ। इसलिए जिस आदमी के साथ हमारी बातचीत होनी थी, जनरल करामत, उन्होंने मुझे बताया कि उसने उस बेचारे के साथ उसकी क्या हालत हुई, 2 घंटे तक तो उनको ठहराया मिला ही नहीं। कहने की बात सिर्फ ये है कि दे गेट पैनिकी। अब बीबी फियरलेस वुमन इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ हर लाइफ बड़ी जबरदस्त, अच्छी, मैच्योर, अच्छे फैसले लेती थी, मगर इस तरीके से शुरुआत उसका इस तरीके से हुआ था। तो देखिए बात असल ये है कि इसके साथ भी, नवाज के साथ भी नीडलेसली, भाई क्या जरूरत था आपको कहने, एक हवाई जहाज उड़ के जा रहा है आपके आर्मी चीफ में, हिंदुस्तान एनिमी कंट्री के ऊपर आप कह रहे हैं कि तुम लैंड मत करो। अरे भाई जब वो लैंड करे या जाने के पहले आप बुलाते, कहते जनरल साहब मुझे आके मिले, जनरल साहब मैंने फैसला किया है कि आई लाइक यू टू हैव योर रेजिग्नेशन। वो क्या कहता, वो क्या कहता आप बताएं तो सही। वो कहता मैं जाके कू करूंगा। और अगर भी वो कहता, वो कहते अगर ताकत से आप आना चाहते हैं तो मॉरल राइट आपका नहीं है, इस तरीके से चलाना चाहते हैं आ जाएं। यू सी द प्रॉब्लम इज कि ये लोग अनसेटल हो जाते हैं हमारे पॉलिटिशियंस, जिस तरीके से उनके साथ कभी कभी हैंडलिंग होता है। हाँ। तो औरिया साहब आप भी बेहतर जानते हैं, ऐसे फैसले कभी कभी होते हैं। अच्छा औरिया साहब ये बातें हो रही हैं जी पीटीआई की तरफ से, और बल्कि कानूनदान भी ये कह रहे हैं, आप अपनी रोशनी डालिएगा अपना, आपका क्या ओपिनियन है कि अगर केपी और पंजाब में इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होते तो आर्टिकल 6 लग सकता है ये सिचुएशन बन सकती है? देखिए पहली बात तो यह है कि अदालतों का मसला है। आज भी मैंने खान साहब से जब बात हुई थी यही कह रहे थे कि अदालतों को कम से कम हैमर करते रहें। अच्छा। आपकी बातें वहाँ जाती हैं, अदालत एक न एक दिन कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आर्टिकल 6 अभी तक जो है वो लगा नहीं, सिवाय परवेज मुशर्रफ की उस पर लगा था। और परवेज मुशर्रफ को जिस बंदे ने लगाया था और जो सिचुएशन बन गई थी वो बड़ी खौफनाक हुई थी। और उसके बाद जो उसका रिजल्ट हुआ उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अभी दोबारा शायद वो ना होने दें इस सारे मामला को। लेकिन असल मसला यह है जो हिलाली साहब ने एक बात की है ना, बात सारी ये है कि ये सारे के सारे लोग जो थे ये गुज़श्ता तकरीबन 30-35 साल तक ये एक ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के अंदर घूमते घामते रहे और एस्टेब्लिशमेंट का बहुत
हवा था इनके ऊपर, बड़े कंट्रोल था इसके ऊपर। उसकी वजह पता है क्या थी? उसकी वजह ये थी कि 1985 की जो नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए थे और जो असेंबली बनी थी उसके अंदर से एक पॉलिटिकल पार्टी कार्व्ड आउट की गई थी। ठीक है। वो कार्व्ड आउट इस तरह की गई थी कि वो तमाम जितने भी अहम तरीन लोग थे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनको साथ लेके और उसकी एक लीग बनाई। फिर उसके अंदर से आपको पता होगा कि आपको उसके अंदर से एक अपोजिशन भी काफ की गई थी, सैफुल्लाह की अपोजिशन, जिसने बाद में जाके वो किया था, जाके अपना कोर्ट में वो भी कहा था कि बहाल किया जाए। अच्छा। जिसके ऊपर असलम बेग ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने अदालत से कहा अब ज़ियाउल हक जो है वो तो चला गया, आप तो असेंबली बहाल करने वाले हैं, बहाल कर दीजिएगा लेकिन इलेक्शन नहीं होने देगा, हम इलेक्शन मोड में आ गए हैं तो बहाल ना कीजिएगा, ये कर दीजिएगा कि ज़ियाउल हक ने गलत किया था असेंबली तोड़ के। तो आप अंदाजा करें कि उन्होंने अदालत को बकायदा डिक्टेट किया और आज वो खिलाफ खोल के कहते हैं हमने डिक्टेट किया। ठीक है। अब सूरत हाल पता है क्या हो गई है? पब्लिक मुकाबले पे आ गई है और पब्लिक का मुकाबला यह है कि उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। पब्लिक जब किसी चीज को खुल के समझने लग जाए तो फिर ये चीजें खत्म हो जाती हैं। मतलब वो जो पहले होता था ना कि आपने गुलाम इसाक खान को कहा 58(2)B के साथ, उससे पहले बेनजीर की गवर्नमेंट खत्म की, फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म की और फिर उसके बाद बेनजीर अपने खास कॉन्फिडेंट उसको ले आई, किसको? फारूक लगारी को। और फखरुल लगारी को भी उन्होंने बाकायदा एनस्लेव कर लिया, उसको खास बिल्टअप हो गया। मुझे शमशेर अली खान होते थे, लाली साहब जानते होंगे, उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके फारूक लगारी के। अच्छा। तो शमशेर अली खान की किताब के अंदर एक बहुत जबरदस्त वाकया है और वो वाकये को किताब इसलिए नहीं छप सकी, नजम सेठी के पास पड़ी हुई है, चिट भी नजम सेठी के पास पड़ी होगी कि उस वक्त उनको बेनजीर की गवर्नमेंट को खत्म करना चाह रहा था तो वो उसने ख़त्म कर दी। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि नवाज शरीफ का जस्टिस जो था अपना सज्जाद अली शाह के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया जिसमें नवाज शरीफ ने बाकायदा उस पर हमला कर दिया था उनके लोगों से मिलके। तो उस वक्त वो एक्शन लेना चाह रहा था, तो कहते हैं वो मीटिंग से गुजरा तो जस्टिस जहांगीर करामत जनरल जहांगीर करामत ने उसको कहा शमशेर अली को कि इधर आओ। अच्छा। और एक चिट ले आओ, वो जो चिट जिसको प्रेसिडेंट हाउस की, तो उसके ऊपर उसने जो कच्ची पेंसिल थी उस पर लिखा वी आर विद यू। ठीक है। और वो कच्ची पेंसिल से उसको दे दिया फारूक लगारी को। उसके बाद फारूक लगारी ने उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश की, उधर से सज्जाद अली शाह ने कहा 18th अमेंडमेंट खत्म, अब वापस हो गई और आप जनाब थे और जहांगीर करामत साहब जो थे वो घर में सोए रहे, उन्होंने कोई मदद न की। तो ये जो ट्रैप करने की सूरत हाल होती थी ये अब खत्म हो गई। सही। ये बाजवा के आखिरी पीरियड के अंदर चला, ये जो रजीम चेंज हुई। हाँ। इस रजीम चेंज के बाद जो कुछ इमरान खान ने आके पब्लिकली कह दिया है ना, और जिस तरह पब्लिक अवेयर हो गई है और जिस तरह ये 18 करोड़ ये आ गए हैं, सोशल मीडिया का अब बड़ी मुश्किल हो गया हुआ है। अब आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा हिलाली साहब, इलेक्शन ना करवाने की 3 वजूहात सामने आ रही हैं अभी तक। मर्दमशुमारी, एक अमनो अमान, दूसरा और तीसरा मुआशी इमरजेंसी। आपको लगता है इनमें से कोई भी वैलिड रीजन है? एक भी? अगर वो इलेक्शंस चाहते हैं, हमारी एस्टैब्लिशमेंट मुल्क को पीसफुली, ये इलेक्शंस को पीसफुली कंडक्ट करते हैं जनरली स्पीकिंग। 3 प्रोविंसेस 4 प्रोविंसेस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। बस फ्रंटियर में होगा कुछ, केपी में अगर होगा दे कैन हैंडल इट। करो भाई, खुदा के लिए करो। देखिए आप और मैं और औरिया साहब, हमारे पास मोबाइल्स हैं, किस किस्म के ट्वीट्स आप आ रहे हैं। कभी कभी तो मैं समझता हूं ये जो पब्लिक है इज गॉन आउट ऑफ हैंड। माने इन लोगों का जो इम्पैक्ट हो रहा है कोई फैसलों पे, ये मैं कहूंगा इट्स वेरी बैड फॉर द स्टेट। ये बहुत बुरी बात है। इनको समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है और एक एक्सट्रीम व्यू पे चले जाते हैं। भाई खुदा के लिए याद रखो कि एक फौज इस मुल्क में रहना है। अगर आपकी फौज नहीं है, आपकी दुश्मन की फौज होगी। सही बात। आप क्या समझते हैं, क्या फायदा ऐसे completely letting go at it? Those are people, वो तो मर रहे हैं आपके लिए, वो तो मरते हैं आपके लिए। ये पुलिस वाले तो ये तो बाद की डिफेंस है ना। These are the people at the forward line. क्या आप समझते हैं अच्छी बातें हैं इनके बारे में कहना about their leaders? और गलत भी हैं। आपको एक आदमी का एक्शन नहीं अच्छा लगता है, सही है, आप क्रिटिसाइज करें, सही है, बट इन अ सेटिंग,
ये तो नहीं मतलब हो जाता है एक आदमी आपसे डिसएग्री करता है तो वो गद्दार हो गया। बिल्कुल कमाल है, रिडिकुलस। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आज जी। देखिए, आज हमने सब सुना तकरीर इमरान खान के, और हम सब चाहते हैं कि इमरान खान एक ऑनेस्ट, रीजनेबली ऑनेस्ट मैन है, ये है वो है। अगर मैं इमरान खान साहब से ये पूछना चाहता हूं, आप जब टीटीपी के बारे में बात करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि टीटीपी के साथ जब आपने इंगेज किया बात करने के लिए, आपका पहला फर्ज ये था, देखो तुम्हें हमने लड़के निकाला है उधर से, तुम वापस आना चाहते हो, ठीक है, हम एक शर्त पे बात करेंगे, ये दो शर्त मानो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है तुम उस पर अमल करोगे, और दूसरी बात है हथियार नहीं उठाओगे। कोर्ट्स हैं, पॉलिटिक्स है, डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, मगर तुम हथियार नहीं उठाओगे। मगर ये दो कंडीशंस होते हैं, उनको बगैर वो कंडीशंस एक्सेप्ट किए हुए आपने बात शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक, आपके जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल ठीक है। मुझे ब्रेक आ रहा है, हिलाली साहब वापस आके इस बारे में डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज अदालत की जानिब से एक मशरूत जो ज़मानत थी वो दे दी गई है फवाद चौधरी को, और इस वक्त इत्तलात ये आ रही हैं कि उन्हें अडियाला जेल से रिहा भी कर दिया गया है। तो ओरिया साहब, हमने देखा था कि जब ज़मानत उनको ग्रांट हुई तो वो एक मशरूत ज़मानत थी, और ऐसी शर्त रखी गई कि वो आइंदा इस तरह की बातें नहीं दोहराएंगे। तो क्या इससे पीटीआई की नाराज़गी कुछ कम होगी और अब मामला सुलह सफाई से हल हो जाएगा? ये ऐसी को जमानत नहीं होती। बेल अगर ऐसी को जमानत अगर हो तो फिर तो केस खत्म होता है। अच्छा, हाँ, ऐसी ये किसने कहा है कि ऐसी जमानत? मुझे नहीं पता वैसे, इत्तलात आई हैं, इत्तलात हैं, हाँ। लेकिन ऐसी कोई जमानत, कानून में ऐसी कोई जमानत नहीं होती। ठीक है। देखिए, बेल तो बुनियादी तौर पे एक आदमी का जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें हक है कि वो शख्स जो है वो जमानत ले और उसका मुकदमा चलाया जाए। ठीक, एक आदमी ने कोई बात की है, उसके बारे में अगर साबित ही नहीं हुआ कि ये जुर्म है या नहीं है, तो कैसे कहा जा सकता है इसको दोबारा ना दोहराएं? पहले तो आप उसको अदालत में ये साबित, आप तो प्रीमा फेसी उसका मुजरिम साबित कर रहे हैं अगर आप ये मशरूत लगा रहे हैं। वैलिड पॉइंट। हाँ, ये तो नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता कि मशरूत बुनियाद पे छोड़ा, अदालत ने लिख दिया होगा, ये कोई मसला नहीं। जब तक आप कोई जुर्म, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने कत्ल ना किया हो, ठीक है, और आप कहें कि आप दोबारा कत्ल नहीं करेंगे, पहले साबित तो करो कि मैंने कत्ल किया है, उसके बाद आपको कहें, तो ये बड़ी मुझे नहीं लगता। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, फवाद चौधरी रिहा हो गए हैं। फवाद चौधरी लॉयर्स कम्युनिटी से बड़े अहम तरीन जगहों पे फायज रहे हुए हैं, बड़े बहुत मकाम उनका रहा है। अहमद खान के उनके चैम्बर इकट्ठा होता था यहाँ पर मौजूद, मेरे जमाने से जानते हैं, 2004 से जब वो बहुत प्रैक्टिस किया करते थे। फिर उसके बाद वो एंकर रहे हैं एक ज़बरदस्त किस्म के शो में, जिसमें वो होते थे, और उनके साथ मेरे ख्याल ज़ुबैर थे और एक और भी थे, ये जो खोखर, नवाज खोखर, ये तीनों होते थे। फिर उसके बाद उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। फवाद चौधरी ठीक है, हाँ, एसेट है पीटीआई के लिए आज। ठीक है, हिलाली साहब, आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? आज फवाद चौधरी को रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन जो केस के मेरिट्स पर सवाल है वो तो अपनी जगह बरकरार है। क्या अफसोस की बात है कि एक आदमी जो उसने कहा उसको सेडिशन पे लगा दिया आपने, सजाए मौत दिलाना चाहते हैं आप। मैंने कहा ये तो वही बात हुई ना जो क्या नाम था, सिद्दीकी के खिलाफ भुट्टो ने उसको काम से निकाल दिया। क्यों? जॉइंट सेक्रेटरी, बल्कि जबरदस्त आदमी और वेरी कॉम्पिटेंट मैन। हम इस पे बात कर रहे हैं, उस पे अरेस्ट होके उसको म्यूटिनी और सेडिशन और क्या मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, इंसाइटमेंट टू मर्डर कर दिया। ये कोई केस था इन दैट सेंस? आप एक सेटिंग पे देखें ना, क्यों आप यू आर मेकिंग, माफ करिए, यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ द लॉ, इज डूइंग द कंट्री अ डिसफेवर, और तुम एक जज हो के ऐसे। आई एम सॉरी, आई जस्ट कांट बिलीव कि इस किस्म का चार्ज जो वो कहा उस पे वो लग सकता है। ये माला फाइडे पूछिए और या साहब को, इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर।
हाँ, अच्छा, इसमें ये बात हुई है ना, आज जो दलाइल दिए गए बाबर अवान की जानिब से, तो उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट का हिस्सा तो नहीं है, तो अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई बात की जाए तो उसे बगावत के जुमरे में कैसे डाला जा सकता है या गद्दारी के जुमरे में कैसे डाला? ये अंग्रेज ने कानून बनाए थे 1860 के अंदर। हुआ यह था कि 1857 से लेके 1860 तक अंग्रेज ने पूरे बड़े सगीर के अंदर जो भी बंदूक उठाने वाला था ना, उसको तो या शहीद कर दिया था, यानी हजारों के हिसाब से तो लोग जो थे वो फांसी के फंदों पर लटका दिए गए थे सिर्फ दिल्ली शहर में 1857 के अंदर। अच्छा। और बाकियों को उन्होंने काला पानी भेज दिया था, कोई किसी कोई और एक किस्म की वो दबा ली थी उसने, म्यूटनी जिसको कहते हैं, उनको उनके नजदीक म्यूटनी, हमारे नजदीक जंग आज़ादी। उसके बाद उन्होंने 1860 में कानून पास किए, उनमें से 124 लगाया और एक 505 लगाया कि कोई शख्स जो है वो बोल भी नहीं सकता रियासत के खिलाफ, कोई शख्स बोल भी नहीं सकता हुकूमत के खिलाफ, ये वरना बोलेगा तो ये गद्दार है। और उसके बाद यहां तक कहा कोई अफवाह नहीं फैला सकता, कोई इशारा नहीं कर सकता। वो कानून पढ़े तो आप हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमे चलाने शुरू किए, बोलने के ऊपर, तकरीर करने के ऊपर। उसकी एक वजह थी, 1860 में यह आया, 1862 में मेरे ख्याल पुलिस लॉ आ गया, पुलिस एक्ट जिसको कहते थे, तो वो ये दोनों को मिला के फिर पुलिस सर्विस को इख्तियार दिया गया कि तुम पकड़ लो। ये इसलिए थी कि वो कहते थे कि जो 5-7 लाख फौज और सिविल ब्यूरोक्रेसी है ना, ये हैं असल मुहिब्बे वतन। डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मजीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।